दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा पहले बहुत कम होती है, लेकिन समय के साथ वही फैसले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा बदल देते हैं। कई बार सुर्खियों में युद्ध, मिसाइलें और सैन्य कार्रवाई रहती हैं, जबकि पर्दे के पीछे आर्थिक और निवेश से जुड़े समझौते भविष्य की ताकत तय कर रहे होते हैं। हाल के समय में भारत और इजरायल के बीच लागू हुआ नया द्विपक्षीय निवेश समझौता भी ऐसा ही एक कदम माना जा रहा है। जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया की घटनाओं पर नजर रख रही थी, उसी दौरान भारत और इजरायल ने अपने आर्थिक संबंधों को नई कानूनी मजबूती देने का फैसला किया। यह समझौता केवल व्यापार बढ़ाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि दोनों देशों के निवेशकों के लिए एक स्पष्ट और आधुनिक नियमों वाला ढांचा तैयार करता है। भारत और इजरायल के संबंध पिछले 3 दशकों में लगातार मजबूत हुए हैं। रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों ने साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया है। अब निवेश समझौते के लागू होने से इन क्षेत्रों में निजी निवेश को भी अधिक भरोसा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 1996 में दोनों देशों के बीच एक निवेश संधि हुई थी, लेकिन उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश के नियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून में काफी बदलाव आए। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपने द्विपक्षीय निवेश समझौतों के मॉडल को संशोधित किया, ताकि निवेशकों की सुरक्षा और सरकार के नियामकीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जा सके। इसी सोच के तहत नया समझौता तैयार किया गया। इसका उद्देश्य केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें निवेशक और सरकार दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रहें। किसी भी निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि यदि वह दूसरे देश में निवेश करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। नया समझौता इस चिंता का समाधान करने का प्रयास करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि दोनों देशों के निवेशकों के साथ कानून के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा और उन्हें अनावश्यक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारें अपने सभी अधिकार छोड़ देंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में सरकारें आवश्यक नियम बना सकती हैं। यही संतुलन आधुनिक निवेश समझौतों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। आज दुनिया में केवल पूंजी ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी निवेशक को यह विश्वास हो कि उसके निवेश के साथ मनमाना व्यवहार नहीं होगा, तो वह लंबे समय के लिए निवेश करने का निर्णय लेता है। इजरायल को लंबे समय से नवाचार का वैश्विक केंद्र माना जाता है। साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक, चिकित्सा उपकरण, कृषि तकनीक, जल संरक्षण और स्टार्टअप संस्कृति में उसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दूसरी ओर भारत के पास विशाल बाजार, प्रशिक्षित मानव संसाधन, तेजी से विकसित होता डिजिटल ढांचा और उत्पादन क्षमता है। ऐसे में यदि दोनों देशों की ताकत एक साथ आती है तो कई नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। यदि विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं, तो इससे रोजगार, तकनीकी सहयोग और निर्यात बढ़ने की संभावना बनती है। इजरायल की कई कंपनियां पहले से भारत में सक्रिय हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई, जल प्रबंधन और आधुनिक खेती की तकनीकों ने कई राज्यों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। भविष्य में यदि निवेश और बढ़ता है तो इन क्षेत्रों में और अधिक सहयोग देखने को मिल सकता है। साइबर सुरक्षा आज हर देश की प्राथमिकता बन चुकी है। बैंकिंग, ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा और सरकारी संस्थानों को लगातार साइबर हमलों का खतरा रहता है। इजरायल इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में गिना जाता है। इसलिए भारत और इजरायल के बीच इस क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभदायक माना जाता है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से साझेदारी रही है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि निवेश समझौता अपने आप रक्षा तकनीक के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देता। ऐसी परियोजनाएं अलग सरकारी समझौतों, लाइसेंस और सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार तय होती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि किसी आर्थिक समझौते के कारण अचानक अत्याधुनिक सैन्य तकनीक एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित हो जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं होता। रक्षा सहयोग हमेशा कई स्तरों की स्वीकृतियों और सुरक्षा मानकों के अधीन होता है। नए निवेश समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता विवाद समाधान की प्रक्रिया भी है। पुराने समय में कई निवेश संधियों के तहत विदेशी निवेशक सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में चले जाते थे। भारत ने अपने नए मॉडल में पहले घरेलू कानूनी उपायों को महत्व दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय न्यायिक व्यवस्था को अवसर मिले और विवादों का समाधान पहले देश के भीतर ही खोजा जाए। यदि निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद भी समाधान नहीं निकलता, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यह व्यवस्था सरकारों को भी
कुछ हद तक सुरक्षा देती है ताकि हर नीति परिवर्तन के बाद उन पर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे न चलने लगे। दुनिया भर में निवेश समझौतों को लेकर यही बहस चलती रही है कि निवेशकों की सुरक्षा कितनी हो और सरकारों की नीति बनाने की स्वतंत्रता कितनी रहे। आधुनिक समझौते इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में कई निवेश संधियों की समीक्षा की है, क्योंकि पुराने समझौतों के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हुए थे। नए मॉडल का उद्देश्य भविष्य में ऐसी स्थितियों को कम करना है। यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो निवेश बढ़ने से नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं, उद्योगों के साथ रोजगार बढ़ता है, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है और स्थानीय कंपनियों को भी नए अवसर मिलते हैं। इजरायल की स्टार्टअप संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहां की कई कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेडिकल टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यदि इनमें से कुछ कंपनियां भारत में अनुसंधान केंद्र या उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं, तो भारतीय युवाओं को भी नए अवसर मिल सकते हैं। भारत पहले ही दुनिया का एक बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पहचान और तेजी से बढ़ती इंटरनेट अर्थव्यवस्था ने विदेशी निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। इसी कारण कई वैश्विक कंपनियां भारत में अपने परिचालन का विस्तार कर रही हैं। इजरायल के साथ निवेश समझौता इस व्यापक आर्थिक प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जा सकता है। भू राजनीतिक दृष्टि से भी यह समझौता महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अधिकांश देश केवल एक शक्ति केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे अपने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि किसी एक क्षेत्र या देश पर अत्यधिक निर्भरता न रहे। भारत भी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करता रहा है। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना है। भारत के इजरायल के साथ मजबूत संबंध है, वहीं वह कई अरब देशों के साथ भी ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग बनाए हुए है। यही संतुलन उसकी विदेश नीति की विशेषता माना जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि किसी एक निवेश समझौते से वैश्विक शक्ति संतुलन अचानक बदल गया या किसी एक देश की वैश्विक स्थिति समाप्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहीं अधिक जटिल होती है। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मजबूत आर्थिक साझेदारियां देशों के बीच विश्वास बढ़ाती हैं और लंबे समय में रणनीतिक सहयोग का आधार तैयार करती हैं। आने वाले वर्षों में यदि दोनों देश अनुसंधान, नवाचार, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा उत्पादन, कृषि तकनीक और डिजिटल अवसंरचना में निवेश बढ़ाते हैं, तो इसका लाभ दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिल सकता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। केवल सैन्य शक्ति ही किसी देश की ताकत का पैमाना नहीं रही। आज तकनीक, पूंजी, नवाचार, मानव संसाधन और आर्थिक साझेदारी भी उतने ही महत्वपूर्ण कारक बन चुके हैं। भारत और इजरायल का नया निवेश समझौता इसी बदलती वैश्विक सोच का एक उदाहरण है। यह भविष्य में कितना सफल होगा, इसका उत्तर आने वाले वर्षों में निवेश के आंकड़े, नई परियोजनाएं और दोनों देशों के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग देंगे। अंततः किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वास्तविक सफलता उसके हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है। यदि उद्योगों को लाभ मिलता है, निवेश बढ़ता है, रोजगार पैदा होते हैं और तकनीकी सहयोग मजबूत होता है, तभी ऐसे समझौते अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। इसलिए इस समझौते को न तो चमत्कार मानना चाहिए और न ही साधारण औपचारिकता। इसे एक ऐसे आर्थिक और कानूनी ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए जो भविष्य में भारत और इजरायल के बीच निवेश संबंधों को अधिक स्पष्ट, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करता है। आने वाले वर्षों में इसके वास्तविक परिणाम ही बताएंगे कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है।